चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं MCQs की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं और इसको बेसिकली कराने का पर्पस क्या है कि कुछ एक क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे आ गए जो कि कहीं ना कहीं मतलब 12 सेकेंड चैप्टर जो है इसको बहुत ज़्यादा पर्टेन नहीं करता, बट अब ओवरऑल जब अगर 11th की बात करें कि हाँ सर अगर हमने पूरी 11th का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है तो क्या उसके बाद हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं, फिर तो बहुत ही आसान है। लेकिन सिर्फ सेकेंड चैप्टर पढ़ के अगर हम एग्जाम देने चले जाएं फर्स्ट और सेकंड पढ़ने के बाद और हम कहें सर ये कहां से आ गया, तो थोड़ा सा उसका लेवल एडवांस था, तो उस टाइप के क्वेश्चंस इन MCQs में इंक्लूड किए गए ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो कि एग्जाम में क्वेश्चंस जो आएंगे वो किस लेवल तक के भी आते हैं। बहुत रेयर आते हैं बट आ जाते हैं, एक आधा नंबर के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई साहब ये क्वेश्चन था, इसको देख के तो मजा आ गया, ये वो नहीं था जो हम सोच के बैठे थे, थोड़ा सा उसका लेवल एडवांस हो गया। चलिए जी, तो ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। पहला सवाल, इन अ बिजनेस परचेजेस रेफर्स टू दी। बिजनेस के अंदर परचेजेस हम किसको कहते हैं? परचेज ऑफ एन आर्टिकल टू बी यूज्ड इन ऑफिस, कोई आर्टिकल हमने खरीदा जिसको हम ऑफिस में यूज करेंगे। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, परचेज ऑफ एन एसेट टू बी यूज्ड इन फैक्ट्री, ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि हमने कुछ परचेज किया अपने ऑफिस में यूज करने के लिए कोई भी आर्टिकल, क्या वो गुड्स, क्या वो हमारा परचेज है? या हमने गुड्स खरीदा जो उसको बेचना है, क्या वो परचेज है? या फिर परचेज ऑफ एसेट जो कि हम फैक्ट्री में यूज करेंगे। तो सर जो हम ऑफिस में यूज करेंगे और जो हम फैक्ट्री में यूज करेंगे इन दोनों को हम नाम देते हैं किसका? एसेट्स का। और हमने एक चीज पढ़ी थी क्या कि कभी भी हम दो ही प्रकार की चीज जनरली खरीदेंगे, या तो हम गुड्स खरीदेंगे या तो हम एसेट्स खरीदेंगे। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम सिंपल परचेज वर्ड लिखें चलेगा, बट अगर हम एसेट खरीदते हैं तो ये भी परचेज है नो डाउट, बट इस केस में हमें चीख चीख के बताना पड़ता है कि आपने क्या खरीदा है, कौन सा एसेट खरीदा है। तो इस केस में आप लिखते हो परचेज ऑफ लेट्स से मशीनरी, या परचेज ऑफ लेट्स से बिल्डिंग, या परचेज ऑफ लेट्स से एनीथिंग। ठीक है, तो कुछ भी आप परचेज करोगे, कोई भी एसेट परचेज करोगे तो आपको उसको बताना पड़ता है नाम उसका। क्यों सर ऐसा? क्योंकि एसेट्स की बहुत वैरायटी हो सकती है, एसेट्स आपके कितने भी प्रकार के हो सकते हैं। आप फर्नीचर खरीद रहे हो कि मशीन खरीद रहे हो कि बिल्डिंग खरीद रहे हो, ये तो आप बताओगे ना। लेकिन जब बात करें गुड्स की, तो गुड्स हमारा वही है जिसमें हम डील कर रहे हैं, जिसको हम खरीदते हैं काहे के लिए? सेल करने के लिए, जिसको हमने परचेज किया है। क्यों? क्योंकि उसको अपने को बेचना है, तो वो डिसाइडेड है और वो एक ही वैरायटी होगी, उसके अंदर हमें बाइफर्केशन की आवश्यकता नहीं है। अब आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे बिजनेस के अंदर 4 प्रकार के गुड्स में डील किया जाता है, तो उसके तो नाम देने चाहिए। अल्टीमेट पर्पस इज कि आप 4 प्रकार की चीज हो या 40 प्रकार की चीज हो, क्या आप अपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग से शो करोगे? जब भी आप अपना अकाउंट बनाओगे, क्या सारे गुड्स को ऐसे अलग अलग करके हम बताते हैं क्या? नहीं जी, नहीं बताते। हम क्या करते हैं, हम एक वर्ड लिखते हैं और उसको हम क्या नाम दे देते हैं? अगर कुछ भी बच गया तो उसको हम एक शब्द लिखते हैं और उसको हम क्या नाम दे देते हैं? स्टॉक इन ट्रेड का। क्या नाम देते हैं सर? स्टॉक इन ट्रेड का। और उसके अंदर चाहे 2 प्रकार के हो, चाहे 20 प्रकार के हो, चाहे 200 प्रकार के हो, उन सब की वैल्यू जोड़ के लिख दी जाती है। आपको पता होगा, एक जैसे हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट, आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो आप कहां के व्यक्ति बनेंगे? आप बनेंगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के व्यक्ति। ऐसे ही बिजनेसेस के अंदर एक होता है स्टोर डिपार्टमेंट। आइटम वाइज डिटेल लिखना गुड्स का किसका काम है? स्टोर वाले का काम है। लेकिन फिक्स एसेट का आइटम वाइज डिटेल लिखना किसका काम है? अकाउंट्स वाले का काम है। तो इस वजह से भी ये प्रथा चलती आती है कि जब हम परचेज वर्ड कहते हैं तो हम कहते हैं भैया ये तो गुड्स की बात कर रहा होगा। अगर एसेट होता तो अकाउंट्स वालों को कैसे बताएगा? चीख चीख के वो चीज बताई जाएगी। ये आपको प्रैक्टिस अपने आपस में डेवलप करनी है। चलिए सर, तो ये समझ में आ गया, इसका आंसर हो जाएगा हमारा परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। नाउ अगला सवाल आता है क्या? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स इज, आपने गुड्स बेचा और उसके बदले में आपको अमाउंट मिल गया है या फिर मिलने वाला है, उसको आप क्या नाम देते हो? उसको आप कहते हो रेवेन्यू रिसिप्ट, उसको आप कहते हो कैपिटल रिसिप्ट, उसको कहते हो कभी रेवेन्यू कभी कैपिटल रिसिप्ट, या फिर उसको कहते हो कैपिटल रिजर्व। ये एग्जाम में आए हुए सवाल है, ध्यान देना। ठीक है, तो आपने देखा कि गुड्स को बेच के जो भी पैसा आपको रिसीव होता है वो आपका रेगुलर ट्रांजैक्शन है, रेकरिंग नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं। और जितने भी रेकरिंग नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस के अंदर वो आपके रेवेन्यू नेचर के होते हैं। और जो आपके ओकेजनल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं या फिर जिन ट्रांजैक्शन से आपकी जो कैपेसिटी है उसमें चेंज आता है, तो उसको हम बोलते हैं वो किस नेचर का है? वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो रिसिप्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है सर, तो गुड्स और सर्विसेज जो हमारी रेगुलर नेचर की ट्रांजैक्शन होती है, इसके संदर्भ में
अगर आप कुछ पैसा खर्च करते हो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनता है, और इसी संदर्भ में अगर कुछ पैसा आपको मिल रहा है, कुछ पैसा आपको रिसीव हो रहा है या रिसीव होगा, तो वो आपका क्या बनेगा, वो बनेगा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है सर। बट अगर कोई ऐसा खर्चा जिससे आपकी क्या हो रही है, ओवरऑल बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ रही है या घट रही है, मतलब कोई एसेट बेच दिया तो कैपेसिटी घट जाएगी और उसके बदले जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसिप्ट होगा, और कोई एसेट परचेज कर लिया उससे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी, तो उस केस में आप उसको क्या बोलते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हो। ऐसा ऑप्शन कभी आपको मिलेगा ही नहीं कि भैया कभी रेवेन्यू कभी कैपिटल, दिस इज नॉट पॉसिबल ऑप्शन, ये कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड, इसमें बताइए करंट एसेट्स के अंदर कौन सी चीज है जो नहीं आती। तो अब इसके अंदर कुछ नए नए शब्द मिलेंगे आपको, वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल तो आसान है बट इसके अंदर जो टर्म्स यूज हुए हैं वो टर्म्स अभी तक हमने कुछ खास डिस्कस नहीं किए हैं, तो इसलिए पहले उसके बारे में अपन जानेंगे। तो करंट एसेट में क्या नहीं आता सर, स्टॉक। स्टॉक क्या पता है अपने को, स्टॉक होता क्या है? देखो आंसर सही है या गलत है, दिस इज द सेकेंडरी मैटर। फर्स्ट थिंग इज कि आंसर में जो बातें लिखी हैं क्या वो हमें पता है वो है क्या। आपने को इसके इस सभा में, मतलब इस सवाल में जितनी बातें बताई जा रही है क्या हम सभी शब्दों से परिचित हैं? अगर परिचित होंगे तभी बता पाएंगे ये जवाब सही है या गलत। अगर अपने को पता ही नहीं, अगर अपने लिए बाउंसर जा रहा है तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ये इसमें आता है या नहीं आता। तो क्या हमें स्टॉक की मीनिंग को समझा हुआ है? हाँ जी सर समझा हुआ है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सर ये क्या होता है? तो ये बेसिक चीज है कि इन्वेस्टमेंट है एक तरीके का, और शॉर्ट टर्म बोले तो कि वो इन्वेस्टमेंट है जिसकी जो लाइफ है वो क्या है, 1 साल से कम। आपने देखा कि शॉर्ट टर्म कभी भी होगा तो वो क्या होगा, 1 साल से कम का, और 1 साल से ऊपर का होगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लॉन्ग टर्म बोल देते हैं। ठीक है, तो नथिंग एल्स, एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी लाइफ जो है वो 1 साल से कम है, इसलिए उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जा रहा है। अब जो दो और ऑप्शन दिए गए हैं, एक है प्रीपेड एक्सपेंस और एक है अनअर्न्ड इनकम। सर ये क्या होता है? ये समझने वाली चीज है कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है और अनअर्न्ड इनकम क्या होता है। ठीक है, चलिए तो इसको समझेंगे। अनअर्न्ड इनकम को मैं और डिटेल में समझाऊंगा आपको, एक और टर्म यहां पे क्लियर करूंगा जिसको हम कहते हैं एक्रूड इनकम। थोड़ा सा इस पे ध्यान दे देंगे अभी, तो आगे हमें इसके ऊपर कभी भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है सर, चलिए तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? सर कभी भी कोई खर्चा, कोई भी एक्सपेंस जब आप एडवांस में पे कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। सर इसका एग्जांपल, जैसे कि आप अपने स्कूल की फीस लेट से आप स्टार्टिंग में ही दे देते हो पूरे साल की फीस, दिस इज व्हाट, प्रीपेड फीस। आपने वो फीस जो है वो पहले पे कर दी। सपोज रेंट है, आपको हर महीने देना होता है, लेकिन आपने एक साथ 3 महीने का रेंट पे कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका, प्रीपेड रेंट। ठीक है, आपका एम्प्लॉय था, उसको पैसे की जरूरत थी, आपने कहा कि लो भैया तुम्हें जनवरी की सैलरी तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि तुम्हें जरूरत है तो हम फरवरी और मार्च की भी तुमको जनवरी में ही दे देते हैं। दिस इज व्हाट, प्रीपेड सैलरी। मतलब कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि आपके भविष्य का था लेकिन आपने उसको आज की रेट में पे कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड। कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जैसे कि अपने मोबाइल कनेक्शन में देते हो, प्रीपेड होता है, पोस्टपेड होता है। तो प्रीपेड में आप क्या करते हो, पहले रिचार्ज कराते हो, बाद में वो खर्चा करते हो। तो नथिंग एल्स, सेम तरीके का प्रीपेड है कि कोई खर्चा जो भी आपने किया नहीं लेकिन पैसे खर्च कर चुके हो, खर्चा आप आगे करोगे। आपने मोबाइल में रिचार्ज करा लिया, पैसे आपने खर्च कर दिए हैं, अभी उसको यूज नहीं किया, वो एक्चुअली आपका एक्सपेंडिचर नहीं है, वो आपका बैलेंस एक जगह पे इकट्ठा हो गया है। जैसे जैसे यूज करोगे वो बैलेंस वहां से एडजस्ट होता जाएगा। ठीक है सर, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अगला टर्म आता है क्या, अनअर्न्ड इनकम। और इसी के सिमिलर आप एक शब्द और देखेंगे, मे बी इसी चैप्टर में या आने वाले समय में तो पक्का ही देख लेंगे, जिसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। सर इन दोनों में डिफरेंस भी आप साथ के साथ बता देना। और तीसरा आपको इनकम तो पता ही है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है उसको अपन यहां पे डिटेल में समझ लेते हैं। ओके सर, तो एक्रूड इनकम क्या होता है, अनअर्न्ड इनकम क्या होता है और इनकम क्या होता है? तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में क्या होता है कि आपका एक जनरेट हो जाता है बिल आपका एक होता है कि जनरेट कर दिया। अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने एक बार आपका बिल जनरेट कर दिया और उसके बाद उसके अंदर सपोज ड्यू डेट दी हुई है और उस ड्यू डेट के अंदर 15 दिन की मोहलत आपको दी जा रही है। 15 दिन का आपको टाइम वहां पे दिया जा रहा है ड्यू डेट के अंदर। तो इस 15 दिन तक, जब 15 दिन ये पूरे हो जाएंगे और आप पैसे उनको दे दोगे, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाला इसको क्या बोलेगा, इसको बोलेगा इनकम रिसीव्ड। इनकम उनको रिसीव हो गया। ठीक है, इसी में हमने दिखाया
कि जब आप कोई खर्चा पहले पे कर दोगे तो आप उसको बोलते हो प्रीपेड एक्सपेंस, और सामने वाली जो कंपनी होगी, लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, वो उसको क्या नाम देगा, वो उसको नाम देगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बिल्कुल लॉजिकल है। जो एक व्यक्ति के लिए प्रीपेड एक्सपेंस होगा, दूसरे व्यक्ति के लिए क्या होगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक व्यक्ति कहेगा कि साहब पहले पैसा मिलेगा, दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा, हाँ जी एडवांस में मिला है अपने को। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब जब ये बिल जनरेट होता है, बिल जनरेट सपोज आपका हो जाता है 1 दिसंबर 2025 को आपका बिल जनरेट कर दिया। ठीक है, अब बिल जनरेट करने के बाद 15 दिन के बाद उसकी पेमेंट आएगी, या 15 दिन के अंदर अंदर कभी भी पेमेंट आ सकती है। जब पेमेंट आ गई तो हम कह रहे हैं उसको क्या नाम दे रहे हैं, इनकम रिसीव्ड। ठीक है, और सामने वाले ने अगर 2-4 महीने की एक सब पेमेंट दे दी तो उसको हम क्या दे रहे हैं, इनकम रिसीव्ड में एडवांस में चला जाएगा। जितना भी एक्स्ट्रा होगा, मतलब कि जो 1 महीने का है वो तो रिसीव्ड में जाएगा। सपोज 3 महीने का रेंट दे दिया, 3 महीने का आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल उसने पे कर दिया, तो 1 महीने का आपका इनकम रिसीव्ड में जाएगा, और 2 महीने का जो एडवांस दिया है वो इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है सर। अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं कि जब वो बिल जनरेट कर देते हैं और जब तक उन्हें पैसा नहीं मिलता, इसके बीच में कुछ दिन है, इतने दिन तक इस इनकम को किस नाम से दिखाया जाता है, इस इनकम को दिखाया जाता है किस नाम से, एक्रूड इनकम। किस नाम से, एक्रूड इनकम। मतलब कि इनकम इनका एक्रू हो गया द डे when bill is generated by the electricity department। जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने बिल जनरेट कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को ये तो श्योरिटी हो गई कि इतना पैसा तो अब अपने को मिलेगा, आज मिले, कल मिले, अगले 15 दिन में कभी भी आके उसके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा, बट पैसा तो आएगा, ये निश्चित हो गया। तो इस टाइप का अगर कोई इनकम है जो आपको पता लग जाता है कि आपको मिलना ही मिलना है, उस इनकम को हम क्या नाम देते हैं, एक्रूड इनकम का नाम देते हैं। ठीक है सर। नाउ अब एक्रूड इनकम के लिए आपके पास श्योरिटी क्या है, आपको इनकम कैसे पता है कि आपका बिल जो है वो जनरेट हो गया, दिस इज योर श्योरिटी। आपको पता है उस बिल के अंदर जितना अमाउंट है उतना अमाउंट आपको मिलेगा, तो वो बिल अमाउंट आपका किस में आ जाएगा, एक्रूड इनकम में आ जाएगा। ठीक है सर। अब ये 1/12/2025 को जो आपने बिल जनरेट किया था, ये किस महीने का बिल था, ये था नवंबर 2025 का बिल। ये किसका था, नवंबर 2025 का, जो कि आप 1 तारीख को जनरेट कर देते हो और 15 तारीख तक उसका पैसा आपको मिल जाता है। ओके सर। अब नवंबर के महीने में जाते हैं। हमने कहा 1 तारीख को अगर इस इनकम की बात करें तो उसको क्या नाम बोलेंगे अपन, एक्रूड इनकम, और 15 दिन के बाद इसकी बात करें तो क्या नाम बोलेंगे, इनकम रिसीव्ड। अब मैं कहता हूं इससे और पीछे जाते हैं, नवंबर, और लेट्स से 10 नवंबर, ज्यादा आगे भी नहीं, 10 नवंबर। 1 नवंबर से आप बिजली का कंजम्पशन करना शुरू कर चुके थे, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आप कंज्यूम करते, 1 नवंबर से अब 30 नवंबर तक अपने इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, और उसके बाद जो भी बिल निकल के आता वो आपको पे करना था। अब 1 से 30 के बीच में मैं कहता हूं कि 10 नवंबर पकड़ते हैं, 10 नवंबर तक क्या आपने कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ली होगी, बिल्कुल से कर ली होगी। लेट्स से 1 महीने का अंदर आपका जो बिल निकल के आया है वो निकल के आया है आपका 500 यूनिट्स का। ठीक है, और अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो 10 दिन के अंदर मीटर तो आपका चल ही रहा है ना, मीटर को अगर देखा जाए तो क्या 10 नवंबर तक का मीटर बताया जा सकता है, हाँ जी बताया जा सकता है। आपने पता किया और पता लगा उसके अंदर कि 10 नवंबर तक आप 150 यूनिट जो थे वो कंज्यूम कर चुके थे। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ये चाहे कि 10 नवंबर के डेट में वो बोलना चाहे कि भैया उसके पास कितनी ऐसी इनकम है जो कि आएगी, मतलब कि आप सपोज 10 नवंबर आज आ गई तो जितना आपने कंज्यूम कर लिया वो तो कर लिया, अब इसके आगे आप बिल्कुल ही कहीं चले जाते हो, अपना मीटर बंद कर देते हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी ही कटवा लेते हो, बिजली आपने कटवा ली, लेकिन क्या इस 10 दिन का पैसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या आपको देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो ये वो इनकम है जो कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने अर्न तो कर ली है, अभी बिल जनरेट नहीं किया और पैसे आने का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन ये वो पैसा है जो कि उसने अर्न कर लिया है, उसको बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। मतलब वो इनकम जो कि वो कमा चुकी है, लेकिन क्योंकि इसका बिल जनरेट नहीं हुआ इसको एक्रूड इनकम नहीं बोल सकते, क्योंकि पैसा नहीं आया इनकम रिसीव तो बोल ही नहीं सकते। तो ऐसे वाले पैसे को जिसका अभी हमने हिसाब नहीं किया लेकिन अगर करना चाहें तो हम करके बता सकते हैं, उस पैसे को हम बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। ये अर्न्ड इनकम में कब कन्वर्ट होता है या फिर एक्रूड इनकम में कब कन्वर्ट हो जाएगा, जब इसका बिल जनरेट होगा और सब्सिक्वेंटली इसकी पेमेंट भी हो जाएगी, तो आप क्या बोलते हो, इनकम अर्न्ड या फिर इनकम रिसीव्ड। लेकिन तब तक ये अनअर्न्ड है जब तक इसका हमने बिलिंग ही नहीं किया। बिलिंग करने के बाद इसका नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा, आप इसको क्या नाम देते हो,
एक्रूड इनकम की, इनकम आपकी एक्रू हो गई है, अराइज हो गई है, पेमेंट होना बाकी है और पेमेंट हो गया तो हमारा इनकम रिसीव्ड बन जाता है। आई होप आपको इसमें क्लैरिटी समझ में आई होगी कि किस तरीके से काम कर रहा है। कई हमारी ऐसी इनकम होती है जो कि एक पीरियड के बाद समराइज की जाती है, यहां एग्जांपल है 1 महीने का, ऐसी कोई और इनकम भी हो सकती है जिसकी बिलिंग 3 महीने पे होती हो या 1 साल में होती हो। तो इस टाइप की अगर कोई बिलिंग वाली इनकम है, कोई कमीशन है या कुछ भी ऐसा है, तो उसको अगर किसी भी पर्टिकुलर डेट पे तोड़ दिया जाए, जिस डेट पे उसका साइकिल कंप्लीट नहीं होता उससे पहले अगर उसको तोड़ दिया जाए तो उस इनकम को हम अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। वो साइकिल कंप्लीट हो गया तब उसको हम तोड़ रहे हैं, उसको हम एक्रूड इनकम कहते हैं। और एक्चुअल में जब वो रिसीव्ड हो जाता है तो हमारा वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो जाता है। ठीक है सर, अब ये एक्रूड इनकम का ही कॉन्सेप्ट है जो आप आगे चल के और देखोगे कि सर एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपको सीखने को मिलेगी, वो इस एक्रूड कॉन्सेप्ट से काफी लिंक करेगा, बट उसको अपन आगे कवर करेंगे। फिलहाल हमने इसको समझ लिया कि दिस इज अ काइंड ऑफ इनकम विच इज राइट नाउ अनअर्न्ड, बट ये पैसा आपको मिलेगा जरूर, आगे चल के भविष्य में मिलेगा जरूर। ठीक है, चलिए, तो ऐसा कोई पैसा जो आपको मिलने वाला है, देखो एसेट्स क्या है, एसेट्स जो आपका है या आपका होगा उसको हम एसेट्स कहते हैं। एसेट्स का मतलब क्या है कि जो भी संपत्ति, जो भी रिसोर्सेज जो कि आपके हैं, आपके नोम पे हैं, आपने उसको ओन किया हुआ है या फिर आपका अधिकार है उन पे, तो किसी भी चीज पे, किसी भी पैसे पे, किसी भी संपत्ति पे अगर आपका अधिकार है तो वो भी आपके एसेट्स में ही क्लासिफाई होता है, ये आपको पता है। अब इसमें से देखिए करंट एसेट्स कौन सा नहीं है, तो स्टॉक आपका करंट एसेट होता है सर। स्टॉक तो हमारा स्टॉक इन ट्रेड है, जिसको हम खरीदते बेचते हैं, तो हमारा 1 साल के पीरियड में ये घूमता रहता है, तो ये हमारा करंट एसेट का पार्ट है। उसके बाद बात करें अपन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा करंट एसेट है? जो आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है क्या वो करंट एसेट है? हाँ जी सर, ये भी हमारा करंट एसेट का पार्ट होता है, ये भी हमारे करंट एसेट में आता है। प्रीपेड एक्सपेंस, क्या ये हमारा करंट एसेट है? प्रीपेड एक्सपेंस जो है क्या ये हमारा करंट एसेट है? हमने कोई एक्सपेंस पहले पे कर दिया तो ये भी हमारा करंट एसेट्स है। अनअर्न्ड इनकम, इनकम अभी आपने अर्न नहीं करी है, ये इनकम क्या आपका करंट एसेट है? नहीं जी, ये इनकम आपका करंट एसेट में नहीं आता। करंट एसेट में कौन सी इनकम आती? करंट एसेट में आती है आपकी एक्रूड इनकम। जब वो एक्रू हो जाती तो हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते, बट द मोमेंट टिल देन द इनकम इज नॉट येट एक्रूड, अभी वो एक्रू नहीं हुआ। एक्रू का मतलब कि उसकी बिलिंग नहीं हुई है, आपने एक अपने बेसिस पे, एक अपनी नोशनल बेसिस के ऊपर आपने कैलकुलेट किया और आपने कहा भाई साहब ये तो इनकम है, अभी अर्न नहीं हुई बट ये हमारी इनकम है। तो ऐसी अनअर्न्ड इनकम को हम जनरली इसके अंदर काउंट नहीं करते, करंट एसेट्स के अंदर काउंट उसको अपन नहीं करते। क्या इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल किया जा सकता है, बट करंट एसेट का पार्ट ये नहीं बनता। अच्छा, एक चीज और समझनी है आपको, कई बार ऐसा होगा कि जहां बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपली लिखा हो, तो कई लोग एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम को सेम भी कह देते हैं। क्या ये सेम है? लॉजिकली नहीं, बट अगर सिमिलर लिख दिया जाए तो क्या मोटा मोटा एसेंस सेम है कि ये भी वो पैसा जो आपको मिलेगा आज नहीं भविष्य में, और ये भी वो पैसा जो आपको मिलेगा आज नहीं भविष्य में? तो इन दोनों की मोटी मोटी जो मीनिंग है वो सिमिलर सी है, बट ये सेम नहीं है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेम एंड सिमिलर। सेम जो बिल्कुल सेम होते हैं, सिमिलर जो एक जैसे दिखते हैं लगभग के रूप में, तो ये सिमिलर है, सेम नहीं है। तो कहीं अगर लिखा जाए तो आपको इस तरीके से इसको मान के चलना है। अगर एक्रूड इनकम की बात करें तो क्या एक्रूड इनकम आपका एसेट बनता है? हाँ जी बिल्कुल एसेट बनता है। करंट एसेट में आता है? हाँ जी बिल्कुल आता है। तो सर अनअर्न्ड इनकम भी आना चाहिए, आ सकता था, लेकिन अगेन आप चेक करो यहां पे कि स्टॉक आपका है, यहां पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है आपका, और प्रीपेड एक्सपेंस है। इन तीनों के अंदर क्या कोई भी तरीके से आप इसको बाहर कर सकते हो करंट एसेट की डेफिनेशन में? दिस इज द वे हाउ यू आंसर दी एमसीक्यूज। एमसीक्यू को आंसर करने का मतलब क्या होता है कि आपको बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढना है यहां पे। तो इस स्टॉक को किसी भी सूरत में आप बाहर कर पाओगे क्या करंट एसेट से? नहीं, किसी लॉजिक से नहीं कर पाएंगे। क्या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को किसी लॉजिक से कर पाओगे? नहीं सर, इसको भी नहीं कर पाएंगे। क्या प्रीपेड एक्सपेंस को किसी भी लॉजिक से कर पाओगे? इसको भी नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या अनअर्न्ड इनकम को लॉजिक से कर सकते हो? हाँ, क्या लॉजिक दे सकते हो कि सर अभी ये इनकम एक्रू नहीं हुई है, अभी ये इनकम एक्रू नहीं हुई है, तो इस वजह से ये हमारे करंट एसेट्स में नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंगली डी इज योर आंसर। मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन या पूरी जो इतनी डिटेलिंग दी है वो इसलिए दी है ताकि आपका एक लॉजिक यहां पे क्रिएट हो पाए। ऑल्दो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे तब हम इसको देखेंगे कि करंट एसेट में क्या जोड़ता है, क्या नहीं जोड़ता, कब जोड़ता है, कब नहीं जोड़ता, बट थ्योरेटिकल स्टैंड पॉइंट से मैंने आपको एक गुड इनफ एक्सप्लेनेशन यहां पे दे दी है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है टेंजिबल एसेट्स इज, टेंजिबल एसेट क्या होता है आपका? तो टेंजिबल एसेट आपका गुडविल होता है, स्टॉक होता है, पेटेंट्स होता है, या प्रीपेड एक्सपेंस होता है। इनमें से कौन सा ऐसा जो टेंजिबल है? तो सर गुडविल क्या आपको दिखता है? नहीं, ये तो इंटेंजिबल का एग्जांपल है। स्टॉक
क्या दिखता है? हाँ जी बिल्कुल दिखता है। पेटेंट क्या दिखता है आपको? नहीं, ये भी इंटेंजिबल का एग्जांपल है। जो मेन इंपॉर्टेंट था इस सवाल के अंदर वो था प्रीपेड एक्सपेंस। जनरली आपने एग्जांपल में ये नहीं देखा कि ये टेंजिबल इंटेंजिबल में इसका एग्जांपल हो, बट जो मैंने आपको पीछे समझाया कि कोई भी एक्सपेंस की आपने पहले पेमेंट कर दी तो क्या वो आपका एसेट है? हाँ जी वो एसेट है, बट क्या वो एक्चुअल वाला एसेट है? क्या उस एसेट को आप बेच के कैश कमा सकते हो क्या? नहीं, उसको बेच के आप कैश नहीं कमा पाओगे। मतलब कि इसको एसेट माना जा रहा है, बट इसमें एसेट्स वाले सारे फीचर्स नहीं है, कुछ फीचर्स है। कुछ फीचर्स क्या है कि आपके रिसोर्स के रूप में काम करेगा, आपको आगे पैसा नहीं देना पड़ेगा, इसलिए आपने कहा कि भैया ये तुम्हारा एसेट हो गया, ये अधिकार बन गया, बट इसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो दिस इज नॉट योर एसेट। दिस इज नॉट योर एसेट इन एक्चुअल। जैसे कि आपने देखा था एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आप ज्यादा पे कर देते हो तो उसको हम कहां लेके जाते हैं? उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के थ्रू लेके जाते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, और उसको नॉमिनल एसेट्स का नाम देते हैं या फिर फिक्टिशियस एसेट्स का नाम देते हैं। तो उस टाइप के एसेट्स भी होते हैं जिसको हम एसेट्स में लिखते तो हैं, बट एक्चुअल में उनमें एसेट्स के सारे फीचर्स नहीं होते। उसको हम बिजनेस में एज सच यूज नहीं करते, अपने बिजनेस ऑपरेशंस में एज सच यूज नहीं करते हैं। वो एक प्रकार का एक्सपेंस है, बट एक्सपेंस के कुछ ऐसे परिवर्तन हुए, उसके अंदर कुछ ऐसी हरकतें हो गई कि उसको फिलहाल के लिए एसेट मानना पड़ रहा है। लेटर ऑन वो घूम के कहां चला जाएगा? खर्चे में ही चला जाएगा। मतलब कि जनवरी में अपने फरवरी मार्च का रेंट दे दिया तो जनवरी में तो आप कह सकते हो कि ये प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, लेकिन फरवरी में वो क्या बन जाएगा? वापस एक्सपेंस। और मार्च में भी जो बचा हुआ होगा वापस क्या होगा? वहां से उठ के आ जाएगा कहां पे? एक्सपेंस में ही आ जाएगा, जब वो पीरियड हम अचीव कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो टेंजिबल एसेट्स, क्या प्रीपेड एक्सपेंस आपको दिखते हैं? क्या प्रीपेड एक्सपेंस को आप देख सकते हो? नहीं, ये भी एक एग्जांपल है आपका इंटेंजिबल एसेट्स का। इन जनरल हम इसको नहीं लिखते हैं क्योंकि हम इसको एसेट ही नहीं मानते हैं, बट फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि एग्जाम में ऐसा आपके पास ऑप्शंस आया तो क्या प्रीपेड एक्सपेंस को आप टेंजिबल बोल दोगे? बिल्कुल भी नहीं। ये भी एक प्रकार का खर्चा, आपने कैश फॉर्म में दे दिया, बात खत्म। आपको मिला क्या? कुछ भी नहीं। बस ये मिल गया, एक आपको एश्योरेंस मिल गया कि आपको ये खर्चा आगे नहीं पे करना पड़ेगा, इसलिए आपने इसको एसेट कह दिया। ठीक है, बट एक्चुअल में आपको रिसीव क्या हुआ है? नथिंग। तो दिस इज ऑल्सो इंटेंजिबल। तो टेंजिबल यहां पे कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ स्टॉक, जो कि आप देखेगा। अब आपके मन से एक सवाल आएगा कि सर टेंजिबल इंटेंजिबल जो है वो हमेशा हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कहां पे? वो देखते हैं हम नॉन करंट एसेट्स में, बोले तो फिक्स एसेट्स के अंदर। मतलब कि जब हम फिक्स एसेट्स की बात करते हैं कि इसको कितने पार्ट में तोड़ा जा सकता है, तो हम नॉन करंट को बोलते हैं कि इसको दो पार्ट में तोड़ा जा सकता है, टेंजिबल भी और इंटेंजिबल भी। लेकिन करंट एसेट्स में तो हम कभी नहीं बोलते ऐसा। और स्टॉक जो है वो करंट एसेट्स का पार्ट है, तो हम क्यों कह रहे हैं कि टेंजिबल एसेट्स में आप स्टॉक लो? क्यों हम इसका आंसर स्टॉक बना रहे हैं? क्या आप कुछ और बना सकते हो? क्या आप कुछ और बना सकते हो? ये बताओ मेरे को। यहां पे अगर कहीं पे ऑप्शन दिया होता मशीनरी तो मैं ऑब्वियसली मशीन को बोलता, अगर कहीं लिखा होता लैंड या बिल्डिंग तो मैं लैंड और बिल्डिंग को बोलता। बट आपको बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। मैं आपको इस चीज को बार बार कह रहा हूं कि एमसीक्यू का मतलब ये नहीं होता कि आपको वो जो आंसर है वो बेस्ट आंसर है, नहीं। वो ऑप्शंस अवेलेबल है, उन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस के बीच में से वो बेस्ट है। ठीक है, जो आपको अवेलेबल है, जो आपके सामने है, उनमें से ये ऑप्शन बेस्ट है आपका। दैट डजंट मीन कि दिस इज द परफेक्ट वन। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। तो आपको सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव करना होता है। तो अल्टरनेटिव जब आप चुनने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है इन तीनों से बेस्ट कौन सा है? स्टॉक। तो इसलिए हम स्टॉक कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसके अंदर टेंजिबल के फीचर्स होते हैं, उसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो दैट्स वाई टेंजिबल एसेट्स में आपका स्टॉक यहां पे आ जाएगा। बट इन जनरल कहीं पर डिफाइन कहा जाए तो हम टेंजिबल एसेट्स के अंदर मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब नॉन करंट एसेट्स को ही डिफाइन करके चलते हैं। ठीक है सर, बढ़िया, मजा आ गया। आगे बढ़ो, एक लास्ट एक्सप्लेनेशन और दे दूं आपको वेस्टिंग एसेट्स का, फिर मैं इस वाले पार्ट को यहां पे ब्रेक कर दूंगा। क्वेश्चंस छोटे हैं बट एक्सप्लेनेशन है, ये पर्पस है आपको कि आपकी एक्सप्लेनेशन स्ट्रांग हो जाए। क्वेश्चंस ज्यादा बड़ा पर्पस नहीं है यहां पे। सर वेस्टिंग एसेट्स क्या होते हैं? अब ये समझो जरा, ये आपने पहले नहीं समझा है। वेस्टिंग एसेट्स का मतलब क्या होता है? वो एसेट्स जो आपको एज अ रिसोर्स के रूप में मिलते हैं, और जैसे जैसे आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हो, ये एसेट्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होते जाती है। सर समझ नहीं आया कुछ? देखो, इसको ऐसे समझो कि आपने देखा होगा कोल माइंस होते हैं। हाँ सर, कोल माइंस होते हैं। कोल माइंस में बेसिकली क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति, लेट से आपका मन किया कि साहब हम तो कोयला निकालेंगे और कोयला निकाल के उसको मार्केट में बेचेंगे। तो कोयला निकालने के लिए आपको कोई एक जगह जहां पे आपको लगता था कि यहां पे अगर खोदा जाएगा तो कोयला निकल सकता है, आपने उस जगह पे क्या करना चाहा? अपना कोल माइनिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहा। अब कोल माइनिंग का जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको क्या लेने पड़ते हैं? आपको लेने पड़ते हैं राइट्स। किससे राइट्स लेने पड़ते हैं? जिस भी स्टेट में आप ये काम कर रहे हो उस स्टेट की गवर्नमेंट से।
उस स्टेट की गवर्नमेंट से आपको क्या लेना पड़ता है, राइट्स, कि साहब इस जंगल में या इस एरिया में मुझे उम्मीद है कि कोयला मिलेगा और मैं यहां पे कोयला का मतलब उत्पादन करना चाहता हूं, एक तरीके से कोयला खान से निकालना चाहता हूं और उसको बेचूंगा और आपसे मैं इसके अधिकार प्राप्त करना चाहता हूं। अब सरकार क्या करती है, सरकार ये चार्ज करती है आपसे, आपको राइट फ्री में नहीं देती कि हाँ भैया आओ हमारे जो देश प्रदेश है उसके अंदर जहां मर्जी खुदाई करो और कोयला निकाल के जाओ, उसको बेचो और मौज मनाओ। ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है भाई साहब ठीक है आपको ये राइट तो मिल दिया जाएगा, बट इस राइट के लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। लाइसेंस कह लो, आप राइट्स कह लो, एक ही बात है। तो आपने कोल माइन का लाइसेंस लिया गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट ने कहा कि आप यहां से कोयला निकालो, लेकिन कितना कोयला निकालोगे। अब कोयला ऐसी चीज है जो कि निकालने से पहले आपको पता नहीं होता कितना निकलेगा। आप एक एस्टिमेट बनाते हो, भाई साहब यहां से ना 1 लाख क्विंटल कोयला मैं निकालूंगा। अब जितना कोयला निकालने की बात करते हो उतने के ऊपर उसी अकॉर्डिंग आपके चार्जेस डिसाइड होते हैं। आप ज्यादा कोयला निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट पागल तो है नहीं, गवर्नमेंट आपसे चार्ज ज्यादा करेगी, और अगर आप कम कोयला निकालोगे तो गवर्नमेंट आपसे चार्ज कम करेगी। अकॉर्डिंगली काम करता है। ठीक है सर। अब गवर्नमेंट ने कहा अच्छा तुम इतनी क्वांटिटी यहां से निकालोगे और जैसी ये क्वांटिटी पूरी हो जाएगी, सपोज करो जब ये निकालने बैठा तो इसको पता लगा भाई साहब यहां तो 5 लाख क्विंटल भी निकाला जा सकता है, तो क्या वो निकाल लेगा? नहीं। सरकार जो है इसके ऊपर नजर रखती है कि बेटा तुमने जितना कहा था ना इतना ही कोयला निकालोगे, इसके ऊपर जाओगे ना तो हम निकालने नहीं देंगे, या फिर तुमसे एडिशनल लाइसेंस का फी लेना पड़ेगा, एडिशनल राइट्स के लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी बात करते हैं कि 1 लाख क्वांटिटी की बात हुई थी, 1 लाख क्विंटल की, और 1 लाख क्विंटल वो निकालना चाह रहा है। उसने गवर्नमेंट ने को यहां पे पे किया कितना, लेट से 5 करोड़ रुपए। कितना पे किया? 5 करोड़ रुपए उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो गवर्नमेंट को जब 5 करोड़ पे कर दिया तो ये 5 करोड़ रुपए जो है ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्या ये इसके एसेट्स का पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये इसका एसेट कहलाएगा। इस 5 करोड़ रुपए के नाम से एसेट को बुक करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, बोलेगा ये से मेरे को क्या मिला है, इसको मेरे को राइट्स मिले हैं। क्या राइट्स मिले हैं? कि मैं इतनी क्वांटिटी यहां से कोल एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, कोल का एक्सट्रैक्शन कर सकता है। तो ये एक्सट्रैक्शन का राइट मिला इसको सरकार से, जिसके लिए इसको 5 करोड़ रुपए पे करने पड़े। तो ये 5 करोड़ रुपए एक प्रकार का एसेट है और उस एसेट को आप क्या बोलते हो? वास्टिंग एसेट। थोड़ी सी अलग कहानी निकली इसकी। ठीक है, अब इसका वास्टिंग एसेट का होगा क्या सर, कि जैसे जैसे ये क्वांटिटी यहां से विड्रॉ करेगा, मतलब कि लेट से इसने 1 लाख क्वांटिटी में से पहले साल, अब इसकी लाइफ कुछ नहीं है यहां पे, लाइफ क्या है? इतनी क्वांटिटी ये 1 साल में निकाल ले तो पूरा 5 करोड़ रुपए इसका 1 साल में खत्म हो जाएगा। इसको निकालने में उसको 10 साल लग गए तो इसको 10 साल में तोड़ दिया जाएगा। लेकिन तोड़ेंगे कैसे? तोड़ने का मतलब कि ये एसेट्स की वैल्यू को अपन कम कैसे करते हैं, तो कम ऐसे करते हैं कि सपोज 1 लाख में से उसने 5,00,000 क्विंटल जो है वो पहले साल निकाल लिया, तो हम क्या बोलेंगे कि 5 करोड़ रुपए आपने खर्च किए थे कितने क्विंटल के लिए साहब? 1 लाख, और आप कितना निकाल चुके हो? 5,000। तो जो भी अमाउंट आएगा इतना अमाउंट आपके एसेट्स में से कम हो जाएगा और इतना जो अमाउंट है वो आपका क्या बन जाएगा? एक्सपेंडिचर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? आपका खर्चा बन जाएगा कि भैया 5,000 क्विंटल निकालने के लिए आपको इतना अमाउंट खर्च करना पड़ा अपनी राइट्स में से, अपने इतने के अधिकार जो थे वो खर्च कर दिए इस पर्टिकुलर ईयर में। तो हर साल आप इतना इतना अमाउंट इसमें से कम करते जाओगे और जब ये 1 लाख निकल जाएगा ऑब्वियसली आपका जो ये 5 करोड़ रुपए ये पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा और कहानी वहां पे रुक जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? वास्टिंग एसेट, जिसमें इस बेसिस पे इस प्रक्रिया से काम होता है। इसका एग्जांपल था एक कोल माइन, इसका दूसरा एग्जांपल होता है आपका ऑयल वेल्स, जैसे कि कुएं वगैरह। आपको तेल का कुआं आपको है, आपको खुदाई करनी है, वहां से तेल निकालना है, तो अगेन आप पर्टिकुलर उसका राइट ऑब्टेन करते हो, आप लाइसेंस लेते हो और सरकार आपसे चार्ज करती है और लिमिट लगाती है। हमेशा इस टाइप की चीज में लिमिट होगा कि आप कितना निकाल सकते हो। अगर तेल निकाल रहे हो तो तेल कितना निकालोगे, अगर कोयला निकाल रहे हो तो कोयला कितना निकालोगे, या कोई स्टोन्स वगैरह कोई निकाल रहे हो या किसी और प्रकार की माइंस आप निकालना चाह रहे हो तो वो कितना निकालोगे, उसका हमेशा आपको एक लिमिट दिया होगा। क्वांटिटी हमेशा लिमिट की जाती है, ऐसा नहीं कि राइट लिया और पूरा खोद डाला अपने हिसाब से, ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो एसेट्स होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं वास्टिंग एसेट्स का। तो क्या मशीनरी इस प्रकार का है? नहीं सर। ऑयल वेल्स है? हाँ। कंप्यूटर है? नहीं। ऑल ऑफ द अबव का सवाल ही नहीं उठता, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑयल वेल्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस नेचर का एसेट जिसके अंदर आपको राइट्स ऑब्टेन करने पड़ते हैं, उस राइट्स के टर्म्स के अकॉर्डिंग आप एक्सट्रैक्शन करते हो, वहां पे एक क्वांटिटी फिक्स होती है और उसका आपको एक लाइसेंस फी या राइट्स का फी देना पड़ता है। वो फी आपका इस प्रोपोर्शनेट में कम होता है, हर साल जितना जितना आप एक्सट्रैक्शन करते जाते हो उतना उतना आप उसमें से एक्सपेंस आउट करते जाते हो। मतलब उतने उतने एसेट्स को आप कहां लेके जाते हो? अपने एक्सपेंसेस में लेके जाते हो। रिमेनिंग अमाउंट आपका एसेट में बचता है, एक पीरियड के बाद वो एसेट जो है वो जीरो हो जाता है। कब जीरो हो जाएगा? जब आपकी एक्सट्रैक्शन जो होगी वो पूरी की पूरी लिमिट अचीव कर लेगी।
ठीक है सर, दिस इज नोन एज वास्टिंग एसेट्स। चलिए, तो इतनी बातें काफी हैं, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फिर कंटिन्यू करेंगे अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस को।